Yeah, then my style is the simplest. Spell out my name, boy, B-A-L-E-N. बालेन अक्का बालेंद्र शाह नेपाल के इस रैपर टर्न पॉलिटिशियन की हर जगह चर्चा है। कुछ का मानना है कि नेपाल में हो रहे जेंजी प्रोटेस्ट के पीछे इसका हाथ है, कुछ इसे नेपाल का मोहम्मद यूनुस बुला रहे हैं, तो कुछ टू बी इंटरिम प्राइम मिनिस्टर ऑफ नेपाल। तो सुना आप लोगों ने, नेपाल के जेंजी प्रोटेस्ट के बीच बालेन बालेन गूंजता ये नाम आज नेपाल के पीएम केपी ओली को टेररिस्ट बुला रहा है और ऐसे हैशटैग चलाकर पहले से भड़के नेपाल के जेंजी को और उकसाने जैसे काम कर रहा है। कुछ वैसे ही जैसा नाहिद इस्लाम नाम के एक युवा नेता ने बांग्लादेश स्टूडेंट प्रोटेस्ट के दौरान किया था। तो दोस्तों, बालेंद्र शाह का चेहरा उभरा 2022 में जब वो काठमांडू मेट्रोपॉलिटन काउंसिल का 15th मेयर चुना गया। उस समय बालेन इफेक्ट शब्द काफी सुर्खियों में रहा, जिसका मतलब था बालेन शाह की लोकप्रियता और सफलता से नेपाल के युवाओं में राजनीतिक बदलाव की लहर आना। अब लहर कुछ ऐसी आई कि उसने प्रभाव कम और विवाद ज्यादा खड़े कर दिए। तो 2023 की ये तस्वीर बालेंद्र शाह के काठमांडू मेयर ऑफिस की है, जहां आपको एक कंट्रोवर्शियल ग्रेटर नेपाल करके ये एक मैप दिखेगा। कंट्रोवर्शियल इसलिए मैंने बोला क्योंकि भारत के कुछ राज्यों जैसे कि उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार और वेस्ट बंगाल इसमें शामिल है। और इसमें दिलचस्प बात जो नोट करने वाली थी वो ये कि बालेंद्र शाह के भारतीय राज्यों को अपने देश के नक्शे में दिखाने वाली हरकत का समर्थन चीन ने किया था। ये देखिए, 9 जून 2023 को कम्युनिस्ट चाइना के एक वेरीफाइड गवर्नमेंट हैंडल से इसे शेयर किया गया और बीजेपी पर हिंदू एक्सट्रीमिज्म का कटाक्ष करते हुए हमारे संसद में लगे ग्रेट भारत के नक्शे का मजाक उड़ाया गया। बालेन के चीनी राजदूतों के साथ भी गहरे संबंध रहे हैं। इसके बाद 2023 में ही सितंबर के महीने में कुछ रिपोर्ट्स के अनुसार बालेन ने नेपाल के सिंहा दरबार, जो कि नेपाल सरकार की मिनिस्ट्रीज और ऑफिसेस की सीट है, उसे आग लगाने की धमकी दी थी और साथ ही केपी ओली के नेतृत्व वाली वर्तमान सरकार को चोर कहा। दोस्तों, ये वही सिंह दरबार है जिसे ठीक आज 2 साल बाद जेंजी प्रोटेस्ट के तहत आगजनी और तोड़फोड़ करके तबाह कर दिया गया है। अब आप खुद देखते जाइए कैसे आज नेपाल में हो रहे रजीम चेंज ऑपरेशन के तहत षड्यंत्र के बीच कई सालों पहले से बोए जा रहे थे। क्योंकि देखिए, चीनी राजदूतों के साथ साथ बालेन अपनी नजदीकियां अमेरिका के साथ भी बढ़ाते नजर आए। 2024 में उसने मुलाकात की अमेरिकी राजदूत डियान थॉमसन से। अब सोशल मीडिया पर कई सोर्सेज नेपाल में हो रहे प्रदर्शन में अमेरिकी दखल अंदाजी की शंका भी जता रहे हैं। कुछ वैसे ही जैसे बांग्लादेश प्रदर्शन के दौरान अमेरिका ने शेख हसीना को अपने ही देश से निकालने का षड्यंत्र रचा था। और यहाँ एक और बात जो नोट करने वाली है वो ये कि चाहे बांग्लादेश हो, श्रीलंका, इंडोनेशिया या नेपाल, हर जगह ये पैटर्न देखा गया है कि ये अक्सर युवा कलाकारों को ही प्रदर्शन का मेन फेस बनाते हैं ताकि एक बड़ी मात्रा में युवा वर्ग से जुड़कर उन्हें अपने नैरेटिव में सरकार के खिलाफ ढाला जा सके। यहाँ मैं एक रिपोर्ट को कोट करते हुए बताना चाहूंगी कि 5 अगस्त 2024 को बांग्लादेश में हुए सरकारी बदलाव के कुछ दिन बाद अमेरिकी सरकार के फंड से चलने वाले इंटरनेशनल रिपब्लिकन इंस्टीट्यूट ने बांग्लादेश में सक्रियता बढ़ाने के लिए एक योजना बनाई थी। इस योजना में शामिल थे रैपर, LGBTQI समुदाय के लोग, ट्रांसजेंडर डांस परफॉर्मेंसेस। इन एक्टिविस्ट को प्रशिक्षित करके राष्ट्रीय पावर शिफ्ट यानी सत्ता परिवर्तन का लक्ष्य रखा गया था। IRI के स्टाफ ने बताया कि ये एक्टिविस्ट IRI के साथ मिलकर बांग्लादेश की राजनीति को अस्थिर करने का काम करते थे। IRI नेशनल एंडाउमेंट फॉर डेमोक्रेसी की एक सहायक संस्था है। इसे CIA के पूर्व डायरेक्टर विलियम केसी ने लगभग 41 साल पहले स्थापित किया था। IRI ने दुनिया भर में कई ऐसे ऑपरेशन किए हैं जिनका उद्देश्य सरकारें बदलना रहा है। बाकी द डेली स्टार के एक लेख के अनुसार हिप हॉप संगीत बांग्लादेश में कोटा सुधार आंदोलन का एक शक्तिशाली माध्यम था, क्योंकि ये सीधे जनता तक अपनी बात पहुंचाने और पुरानी सत्ता संरचनाओं को चुनौती देने में प्रभावी साबित हुआ। आज वही पैटर्न के चलते नेपाल में एक रैपर टर्न पॉलिटिशियन अपने ही देश के युवाओं को भड़काकर वहां शासन परिवर्तन, विरोध प्रदर्शन को सशक्त और हिंसक बना रहा है। इसका उद्देश्य केवल सरकार के खिलाफ नाराजगी फैलाना नहीं, बल्कि पूरी तरह से सत्ता परिवर्तन की दिशा में माहौल बनाना है। वही माहौल जो हमें हमारे देश में भी विपक्षी नेताओं द्वारा रचा दिखता है। जैसे राहुल गांधी अपने रैलियों और भाषणों में भी ज्यादातर युवाओं को संबोधित करते हुए बेरोजगारी शब्द पर खेलते हुए केंद्र सरकार के खिलाफ एक एजेंडा तैयार करने का प्रयास करते हैं।
यहाँ देखिए, राजनेता के साथ हमारे देश के तो कुछ लिबरल पत्रकार भी ये काम कर रहे हैं। न्यूज लॉन्ड्री की मनीषा पांडे अपने इस पोस्ट में बालेन शाह के गुण गाते हुए नहीं थक रही, उन्हें अपने शहर की सफाई करने के लिए क्रेडिट दे रही हैं। अरे मैडम, यहाँ शहर की सफाई देखिए, आज इन जेंजी के माध्यम से ही नेपाल के तहस नहस कर दिया गया है। पूर्व प्रधानमंत्री की बीवी को जिंदा जला दिया, विदेश मंत्री को दौड़ा दौड़ा कर मारा जा रहा है, 100 से ज्यादा घायल और लगभग 19 लोग अब तक मारे जाने की खबर है। और जाहिर सी बात है कि जितने आंकड़े सामने आए हैं उससे कई ज्यादा जनहानि नेपाल में हो चुकी है। तो दोस्तों, आज हमें यह समझना बेहद जरूरी हो गया है कि केवल सोशल मीडिया पर ट्रेंड बनाना, युवा कलाकारों को आगे करके विरोध प्रदर्शन को सशक्त करना या सरकार के खिलाफ नाराजगी फैलाना कोई मामूली बात नहीं है। ये एक सुनियोजित रणनीति का हिस्सा है जिसका उद्देश्य है सरकारें बदलना, देश की अस्थिरता बढ़ाना और बाहरी ताकतों के एजेंडे को अंजाम देना। बाकी हमारे पड़ोसी देश में हो रही हिंसा, तोड़फोड़, सरकार विरोधी अभियान या साजिशों के पीछे एक बड़ा गेम चल रहा है। यह सिर्फ उनकी समस्या नहीं, बल्कि यह पूरे क्षेत्र की स्थिरता और सुरक्षा पर बड़ा सवाल खड़ा करता है। और इन्हीं सवालों का जवाब पता करने, इसके पीछे का षड्यंत्र एक्सपोज करने हम द पैम्फलेट पर ऐसे और एक्सपोजिंग वीडियोस आपके सामने लाते रहेंगे। तब तक आप बने रहे हमारे साथ और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद।